हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये मैंने आपका प्रैक्टिस सेट शुरू किया है जनरल स्टडीज़ का एलटीग्रेड के लिए। तो इसमें हम काफ़ी सारे जो है ना प्रीवियस ईयर के कोई पेपर्स लगाने वाले हैं, और जिसमें हमने आपके पिछले दो जो आपको क्लासेस मिली यानी कि 2 वीडियो मिले हैं, उसमें मैंने 6 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। तो मैं बता देती हूँ, आपका ये वाला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का 28 तारीख वाला। फिर उसके बाद 2021 में 28 का दूसरे शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। हमने ये 13 वाला कंप्लीट कर लिया है, इसका भी फर्स्ट सेकंड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ 30 तारीख का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये कुल टोटल हो गए आपके 6 सेट। तो हम 6 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य की डिग्री कॉलेज परीक्षा का पेपर। ठीक है, तो हमने 6 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं ना, सॉरी नहीं, हाँ 6 पेपर कंप्लीट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आगे का पेपर सॉल्व करते हैं। तो एक वीडियो में आपके 3 पेपर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल ये तो पूरा का पूरा क्लोज ही हो गया। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा ईजिली आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस पेपर। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आपके 52 में नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 52 जो है वो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है और अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 54 के अधीन लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नीचे दिए गए चित्र के स्थान देगी। तो इसको क्या ही सॉल्व करना है, फिर भी चलिए एक में आंसर नंबर बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला भी हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो जो नहीं करना उसको छोड़ देते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर चुनिए। तो भाई दोनों ही जो हैं वो सही हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 19 के अधीन प्रदत्त स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है, अर्थात राज्य युक्त आधारों पर इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम मैकडोवेल एंड कंपनी 1996 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि मादक द्रव्यों के व्यापार या व्यवसाय हेतु मूल अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता, अतः कथन 2 भी सही है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो ये करजन के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है या तंत्र की एंट्रोपी घटती है। तो भैया ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी निकाय में अनिश्चितता और अव्यवस्था की मात्रा को दर्शाता है। जब भी किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है अर्थात तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है, तब वो आणविक गति को बढ़ाकर निकाय की अव्यवस्था बढ़ा देती है, अर्थात तंत्र की एंट्रोपी बढ़ जाती है। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो हम सीधे इधर मिला लेते हैं। तो फ्रियोन आपकी प्रशीतक में आती है, वाटर गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, रॉकेट ईंधन में द्रव हाइड्रोजन आता है और टाका में आपका टिन और लेड आता है, ठीक है। अब यहाँ भी सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। तो भैया मत्स्य पालन से संबंधित है आपका मछली,
फूलों की खेती से संबंधित है फूल, रेशम के कीड़ों का पालन होता है रेशम में, और अंगूर की खेती से अंगूर है। बस यही मिलान करना था, बहुत सिंपल है। चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है? तो एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला था IIT रुड़की ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एयरो इंडिया 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एयरो इंडिया जो है वो इसका आयोजन बेंगलोर में किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? तो ये आपकी ताप्ती नदी जो है वो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और ऐसी श्रेणी के समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और ये सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी छोड़ देते हैं। स्वराज पार्टी की निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? तो स्वराज पार्टी का गठन भैया CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, ये याद रखिए। तो विधानमंडलों में प्रवेश को लेकर के 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और CR दास की योजना को बहुमत में अस्वीकार कर दिया गया। फलस्वरूप मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जूलू जनजाति निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें पाई जाती है? तो जूलू जनजाति जो है वो आपकी पाई जाती है अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है और ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जूलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य 1879 में इसान लवाना का युद्ध लड़ा गया था। ये मूलतः खाद्यान्न उत्पादक, कृषक और पशुपालक होते हैं। पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं किससे संबंधित है? तो धुआं आपका आग से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं? तो ये जल को उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसको यहाँ देख लेते हैं। तो एंटीलिया मुकेश अंबानी से संबंधित है, जसप्रीत बुमराह संजना गणेश से, नोवावैक्स कोविड-19 से और इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, तो समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 30 में। मूल संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के अधिकारों का उपबंध किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्र अधिकारों को रखा गया है, स्वतंत्र अधिकारों को। नेक्स्ट है, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं। तो अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, तो क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े जो कि रात में सक्रिय होते हैं परागण में मदद करते हैं और इस तरह ये कीड़े प्रजनन को बढ़ावा देते हैं। चूंकि ये फूल पानी की कमी के कारण तैयार क्लोरोफिल से बनते हैं, इसलिए ये हल्के रंग या सफेद रंग के होते हैं। ये पुष्प रात में उड़ने वाले कीड़ों को अपनी गंध के कारण अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसके अतिरिक्त तापमान कम होने के कारण कीड़ों की सक्रियता तथा फूलों के खिलने के लिए मौसम भी उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद में 1028 संस्करण है और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, तो दोनों ही सही है। संपूर्ण ऋग्वेद 10 खंडों में विभक्त है जिसे मंडल कहते हैं। ऋग्वेद का एक अन्य विभाजन अष्टक 8 अध्याय 64 वर्ग और 2112 मंत्र तथा 10,552 के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है। यदि बालखिल या परिशिष्ट भी जोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या 1028 है। अब यहाँ पे खदान से राज्य को जोड़ना है, तो भैया बैलेडीला जो है इसमें से कौन सही नहीं? तो बैलेडीला आपकी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, मयूरभंज उड़ीसा में है और सिंहभूम आपकी झारखंड में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो कतर जो है वो आपका क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। कतर क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है जिसे सदस्य देशों के बीच वार्ता द्वारा बनाया रखा जाता है। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे क्वाड का औपचारिक नाम दिया। क्वाड समूह का औपचारिक गठन नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा हेतु किया गया था और इसकी पहली बैठक 2017 में ही संपन्न हुई थी। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है।
तो चैलेंजर गर्त उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में है, डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और चैलेंजर उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, और चागोस कटक हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है बलबन तुर्काने चहलगानी का सदस्य था, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। तो भाई दोनों ही सही हैं और आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। तो तुर्काने चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए किया था। बलबन तुर्काने चहलगानी का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। आगे चलकर नसरुद्दीन महमूद के काल में बलबन अपनी योग्यता के कारण सुल्तान का खास आदमी बन गया, और जब बलबन सुल्तान बना तो उसे तुर्काने चहलगानी का दमन कर उसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन व्याख्या सही नहीं थी। अब अमाशय रस में उपस्थित अम्ल को किससे आप मिलाओगे? हड्डियों में उपस्थित अम्ल को किससे मिलाओगे? तो हड्डियों में उपस्थित अम्ल आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, और सिरका में उपस्थित अम्ल आपका एसिटिक अम्ल होता है। मिला लेते हैं। तो हड्डियों में उपस्थित अम्ल आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है, सिरका में उपस्थित अम्ल आपका एसिटिक होता है, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल होता है, और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, देख लेते हैं यही सही था कि गलत। तो अमाशय रस में उपस्थित, ठीक है, तो सारा हमने सही मिलाया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये उस समय नियुक्त किया गया था BS राजू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? तो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। तो मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रास्फीति अपस्फीति एक ऐसी अवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समान गिरावट होती रहती है, जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति में संकुचन से जुड़ी होती है। मुद्रा संकुचन में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे, तो बिल्कुल करते थे। ठीक है, और मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था, तो केवल एक सही है। मराठों ने 14 जनवरी 1761 में अफगानों के विरुद्ध हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था, न कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में। मराठों ने राजस्व के क्षेत्र में चौथा सरदेशमुखी कर को वसूल किया था। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल नहीं। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, बिल्कुल सही है। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एक्सचुरी बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी का उद्भव अमरकंटक पठार से होता है, और ये भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे प्रमुख है। इस प्रकार कारण सही है, परंतु कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गए, उसी के साथ ये वाला हमारा पेपर भी हो गया। तो अब हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय इंटर कॉलेज GIC परीक्षा 2021 का पेपर करने वाले हैं। तो हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पी पुरास्थल बनावली जो है वो आपका रंगोई नदी पर स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पी पुरास्थल बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया था। घग्गर नदी पर कालीबंगा, राखीगढ़ी, सतलज नदी पर रोपड़ा पुरास्थल स्थित है, जबकि चौतांग नदी हरियाणा राज्य में एक मौसमी नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बाणभट्ट में हर्षचरित्र ने मौर्यकालीन शासक है बृहद्रथ, उसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो बाणभट्ट पुष्यभूति वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने अपनी रचना हर्षचरित में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल बुद्धिहीन शासक कहा है। और इनकी अनुपुस्तकें कादम्बरी, मुक्तांडित, चंडी शतक है। कावेल और थॉमस ने हर्षचरित का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। राजानक, शंकरकंठ, रंगनाथ, रूचक तथा शंकर हर्षचरित के टीकाकार थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो अमानवीय, पता नहीं कहाँ से कहाँ ये हो जाता है। तो अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। उसने अपने कई मानवतावादी कदम उठाया। उसने चोरी आदि के संदर्भ में हाथ पैर नाक काट लेने संबंधी अमानवीय दंड बंद करा दिया था। बर्नी के अनुसार फिरोज ने सियासत मृत्युदंड पर निषेध कर दिया, जो उसके शासन में स्थिरता लाने का सबसे बड़ा कारण था। उसने घोषणा की कि बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज के अनुसार राज्य का काम केवल दंड देना एवं कर वसूलना ही नहीं, बल्कि वो एक कल्याणकारी संस्था है। ठीक है, चलो
वो कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो सबसे पहला मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था। तो शाह आलम द्वितीय 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा और 1803 तक उनका संरक्षण स्वीकार किया। गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया और 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। इस तरह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। इस तरह से अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस को चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने प्रेरित किया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी ने प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था तिरोध सिंह ने। ठीक है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व तिरोध सिंह या तीरथ सिंह ने किया था। मेघालय की जंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और इस क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। इसी सड़क के विरोध में तीरथ सिंह ने 1829 में अपने 10,000 साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था। सिद्धू और कानू संथाल विद्रोह से संबंधित है। करमशाह पागलपंथी विद्रोह से संबंधित है, जबकि इसके प्रमुख नेता टीपू मुईर थे। बिरसा मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह 1895 से 1900 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देसलपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। हुलास है, आलमगीरपुर है और मांडी है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पी पुरास्थल आलमगीर मेरठ में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर में है और मांडी मुजफ्फरनगर में है, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सैंधव स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां पे शासक था राज्यपाल। तो कन्नौज पर महमूद गजनवी 1018 में आक्रमण के समय गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बारी यानी कि बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया। उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित करके समाप्त कर दिया और यशपाल अंतिम गुज्जर प्रतिहार शासक था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जौनपुर को। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराजे हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षा संस्था थी और जिसका निर्माण शर्की शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा यानी कि बेत्रवती नदी के तट पर स्थित है, जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगुआ का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। आरबीआई के द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? तो ये 14 बैंकों पर लगाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। 101 संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 269A(1) में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद के सदस्य सभी 28 राज्य एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री या राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री अर्थात कुल 31 सदस्य होते हैं। 17 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। तो ये वैसे काम का नहीं है, ये ऑक्सफैम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। तो ये 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में हुई थी और इस योजना की शुरुआत देश में किसानों को न्यूनतम और एक समान बीमा किस्त पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी। योजना के तहत किसानों के द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त प्रीमियम खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% है। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामलों में बीमा किस्त 5% है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है ग्रामीण उद्योग। तो 16 सितंबर 2005 को गांव की ओर एक कदम की नीति को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने भारत निर्माण योजना की शुरुआत की थी और इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना था। ये योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित थी। सिंचाई को सुनिश्चित करना, सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना, सभी को आवास उपलब्ध कराना, गाँवों से पीने की पानी को सुनिश्चित करना, गाँवों में बिजली की आपूर्ति और ग्रामीण संचार। तो इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है और भारत निर्माण योजना में ग्रामीण उद्योग शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, इनमें से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? तो ये था गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो म्यूचुअल फंड को सेबी SEBI के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो भारत में म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित और वैधानिक निकाय है। सेबी उद्यम पूंजी कोषों और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण और विनियमन का कार्य करता है। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो गोई-पोरिया समिति का गठन किया गया था। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं के सुधार का सुझाव देने के लिए गोई-पोरिया समिति का गठन किया गया। राज चलैया समिति कर सुधार से, वर्मा समिति यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव से और चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से है। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो ये है 7.33%। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश 7.33% वर्ग किलो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के GDP और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा था? तो उस समय नोएडा था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है ऑटोमोबाइल। सीमेंट है, चीनी है और कपड़ा भी है, लेकिन ऑटोमोबाइल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जैता। जैता उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, जबकि शिगमो, घोड़े और मोडिनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। ये लोक नृत्य मराठा शासकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर मनाया जाता है, जबकि शिगमो, घोड़े, मोडिनी गोवा का उत्सव है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते क्या पूछा गया है भाई। तो यहाँ पे राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछी गई है। तो असम वाला सही नहीं। छत्तीसगढ़ में 5 सीटें राज्यसभा की, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें राज्यसभा की और उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा की। तो असम में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तर प्रदेश में 31। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देश करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करे? तो ये करता है 43A। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। अनुच्छेद 43A राज्य को निर्देशित करता है कि वो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करे। इस अनुच्छेद को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देगा। अनुच्छेद 45 जो है वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो ये विलंबित कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक। तो अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद में स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत यूपी का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हर किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पे पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। महाधिवक्ता राज्य की विधानसभा या विधान परिषद अथवा दोनों में सदनों की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, परंतु वो मत देने का अधिकारी नहीं है। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का प्रावधान है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। अनुच्छेद 168 राज्य के एक विधानमंडल का
प्रावधान है, ये विधानमंडल, राज्यपाल तथा एक या दोनों सदनों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और कुल 11 कर्तव्यों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो तापग्रह और राज्य की बात हो रही है। तो बाढ़ जो है वो बिहार है, लारा छत्तीसगढ़ है, कुडकी कर्नाटक है और गाडरवारा आंध्र प्रदेश नहीं है। तो गाडरवारा है आपका मध्य प्रदेश। खनिज और खान क्षेत्र को मिलाना है। तो लॉयस्क इटाबिरा ब्राजील में है, मैग्नीज चियातुरा जॉर्जिया में, तांबा सडबरी कनाडा में और बॉक्साइट वाइपा ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो ये जाम्बिया से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, केन्या, युगांडा और गैबोन से गुजरती है। तो जाम्बिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिपी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो मयूर संरक्षण केंद्र है आपका मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती। वाराणसी में आपको गोंड मिल जाएंगे, खरवार मिल जाएंगे और चेरो भी मिल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गोंड, खरवार, चेरो अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, जबकि सहरिया अनुसूचित जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है पारस्की तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी। तो पारस्की तंत्र की अवधारणा पहली बार एनजी टांसले के द्वारा दी गई थी। 1935 में एजी टांसले के द्वारा सर्वप्रथम पारस्की तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की अवधारणा प्रस्तुत की गई। टांसले के अनुसार पारस्की तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। पारस्की शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो चुकंदर जो है वो लवण सहिष्णु है। तो उच्च लवण सहिष्णु फसल चुकंदर होगी। अन्य लवण सहिष्णु फसल में जौ, ढैंचा, सनई, उर्द और मूंग, मटर इत्यादि है। नेक्स्ट है खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो ये रिले खेती कहलाता है। ठीक है, तो खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना रिले खेती कहलाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में। ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। मोटे अनाज वाली फसलों के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार आदि। सौर ऊर्जा का कारण है, तो सौर ऊर्जा का कारण है संलयन प्रतिक्रिया यानी कि फ्यूजन रिएक्शन। सौर ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होती है। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम नाभिक में परिवर्तित होते रहते हैं और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। ये क्वेश्चन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, 39 शब्दों के विषम युग को चुनिए। तो भैया मृत्यु से रोग नहीं है। जिस प्रकार अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन बन जाता है, पानी से ऑक्सीजन बनाई जाती है, उसी प्रकार रोग से मृत्यु होती है, ना कि मृत्यु से रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ही हमने ये वाला प्रैक्टिस सेट अपना समाप्त कर लिया है और अब हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2021 का करेंगे। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मरुस्थल और अवस्थिति का। तो कौन सा मरुस्थल और कहाँ पर स्थित है? तो सिम्पसन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, सिचुरा पेरू में है और नेगेव इजराइल में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो मौर्य वंश का शासक बिंदुसार था, कुणाल था, अशोक भी था, लेकिन अग्निमित्र नहीं था। अग्निमित्र जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। और अग्निमित्र के बारे में जानकारी कालिदास की मालविकाग्निमित्रम से मिलता है। बिंदुसार, अशोक और कुणाल मौर्य वंश के शासक हैं। निम्न में से किसने कहा कि किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों और पूंजीपतियों से भी आजाद कराना है? तो ये कहा था भगत सिंह ने। किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं कराना, ये वाक्य है भगत सिंह का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक है? तो उस समय वॉल्यूइंग वाटर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है और यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ये सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है, ना कि लखीमपुर में। ये मानव निर्मित जलाशय है। वर्तमान में भारत के कुल 49 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 नए, इसको छोड़ देते हैं। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम मनाते हैं 2 फरवरी को, ठीक है। इसको छोड़ो, ये भी छोड़ देते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी 24 जनवरी 2018 को। तो उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। और निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो ये क्रॉस करती है आपकी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और मोजाम्बिक देशों से होकर प्रवाहित होती है और ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है तथा हिंद महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी जाम्बेजी नदी के बाद हिंद महासागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। पराना नदी दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है और मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कैंसर पूरे विश्व में समानता सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर विश्व में पाया जाने वाला सर्वाधिक कैंसर है। ये कैंसर त्वचा में या उन ऊतकों में उत्पन्न होता है जो आंतरिक अंगों के स्तर या आवरण बनाते हैं। ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ग्रंथि कर्कटा, न्यूरो एंड्रोक्राइन कार्सिनोमा प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था और उनकी माता प्रभावती दत्त बोस और पिता जानकी नाथ बोस थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो ये माल और सेवा कर है। माल और सेवा कर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है, जबकि बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात मौद्रिक नीति के साधन है। मौद्रिक नीति आर्थिक नीति की एक शाखा है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के नियमन और समायोजन और ब्याज दर के स्तर में परिवर्तन के द्वारा मूल्य की स्थिरता, रोजगार और आर्थिक समृद्धि तेज करने तथा विदेशी भुगतानों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। आर्द्रभूमि और राज्य को मिलान करना है। तो टम्बाओ जो आर्द्रभूमि है वो सिक्किम में है, कोराडी आर्द्रभूमि आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी, अंसुपा आर्द्रभूमि आपको उड़ीसा में मिलेगी और यारलपट आर्द्रभूमि आपको मणिपुर में मिलेगी। ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी आर्द्रभूमि और स्थान को मिलाना है हमें। तो सौत झील जो है वो आपको मैनपुरी में मिलेगी, शेखा झील अलीगढ़ में मिलेगी, बखीरा झील आपको संत कबीर नगर में मिलेगी, लेकिन सरसई झील आपको मिलेगी कहाँ? इटावा में। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन अनुक्रम उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। अपरिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनः संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है जो नए जीनों के विकास में ये प्रतिलिपियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन जॉन मार्शल के द्वारा करवाया गया था। जॉन मार्शल के निर्देशन और निरीक्षण में तक्षशिला 1913 से 1934 के बीच में खुदाई हुई और नालंदा के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1812 में हैमिल्टन ने दी थी। नालंदा के जीर्णोद्धार हेतु 1915 में खुदाई का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने हाथों में लिया। पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक जॉन मार्शल तथा स्पूनर के निर्देशन में इसकी खुदाई का कार्य शुरू हुआ था और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूचियों को मिलान करना है। तो उत्पाद और जिला मिला लेते हैं। तो लहसुन आपका मैनपुरी में है, लैंडपुरी का उत्पाद है और प्याज गाजीपुर का उत्पाद है, मिर्च आपका देवरिया की उत्पाद है और हल्दी आपकी ललितपुर की उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं।
ग्रैंड इंडियन बस्टर्ड यानी कि सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका जैसलमेर में है। तो राजस्थान के जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया और ये केंद्र मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक संकटग्रस्त पक्षी है जो मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ना है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो कालीन नगरी भैया भदोही को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। कालीन यानी कि गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है और मेरठ जो है वो खेल के सामान और कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है संग्रहालय और स्थान को हमें मिलान करना है। तो क्राफ्ट संग्रहालय आपका लखनऊ में है, ग्लास संग्रहालय यानी कि कांच गैलरी आपकी उदयपुर में है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है और डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है। जिव्या यानी कि जीभ के निम्नलिखित भाग के द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। तो मीठे स्वाद का पता हमें अग्रभाग यानी कि टिप पे लगता है। तो जीभ के अग्रभाग में मीठे स्वाद का, आगे के किनारे वाले भाग से नमकीन और पश्च भाग से कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से खट्टे का आभास होता है। जीभ मुखगुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी और मांसल रचना होती है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं यानी कि टेस्ट बड्स कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे कि मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है तो यहाँ पे हमें द्वीप और अवस्थिति मिलानी है। कौन सा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लुजोन द्वीप आपका प्रशांत महासागर में है, मेडागास्कर हिंद महासागर में है, ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में है और बैफिन आपका आर्कटिक महासागर में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं? तो अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती है। आर्यक स्तंभ अमरावती स्तूप में प्राप्त होती है। आर्यक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है जिसका अर्थ है पूजनीय। आंध्र स्तूपों के प्रत्येक द्वार तोरण के पृष्ठभाग में स्तूप से खिला हुआ एक आर्यक मंच निर्मित किया जाता था। अमरावती स्तूप के इस आर्यक पर पतले किंतु सुंदर 5 स्तंभ हैं जिन्हें आर्यक स्तंभ कहा जाता है। आर्यक मंच आंध्र स्तूपों का एक विशेष लक्षण है। प्रत्येक आर्यक मंच मुख पृष्ठ की भांति एक विशाल यंत्र लगाया जाता था जिसके ऊपर बुद्ध या नागराज की मूर्ति अंकित की जाती थी। नेक्स्ट है सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। तो भैया हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट है हिमनदी और अवस्थिति। तो सियाचिन हिमनदी आपकी नुब्रा घाटी में है, बैफो हिमनदी है ब्राब्लो घाटी में और बाराशिगरी हिमनदी है चंद्र घाटी में, सोनापानी हिमनदी है चंद्रा घाटी लाहौल में। ठीक है। नेक्स्ट भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो 77.7% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के निम्न जिले में अवस्थित है। तो ये वाराणसी में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI लास बानोस फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जयमंडल आगरा का विस्तार नहीं है? तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जयमंडल आगरा का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। आगार का नीलगिरी जयमंडल आगार की स्थापना 1986 में की गई थी। नीलगिरी पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। इस जयमंडल आगार को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल किया गया, जो इस कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है। विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है। तो ये आपका विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है। तो भारत के सभी हिस्सों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है क्योंकि देश के विभिन्न भागों की जलवायु, भूमि की उर्वरक क्षमता और भूमि का आकार भिन्न भिन्न है। भारत में खेती के प्रकार निम्नलिखित हैं: विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, बहुप्रकारी खेती और रैंचिक खेती। विशिष्ट खेती के अंतर्गत एक ही प्रकार की कृषि की जाती है और किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर रहता है, जैसे चाय, कहवा, गन्ना और रबर इत्यादि की खेती। विविध खेती का संबंध उन जोतों या फार्मों से है जिन पर आमदनी के स्रोत कई उद्यमों या फसलों पर निर्भर करते हैं। विविध खेती एक प्रकार की खेती प्रणाली है। नेक्स्ट
उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतो लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की थी। इस यूनिकोड में कितने अंक है? तो इस यूनिकोड में 16 अंक है। तो फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड की घोषणा की थी। और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के मामलों की जाँच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों की धोखेबाजों की जाल में फंसने से बचाना था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन सी की कमी थायमीन की कमी से बेरी होता है, और नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। लेकिन विटामिन के की कमी से बांझपन नहीं होता है। विटामिन के की कमी से रुधिर का स्राव होता है, एडन होता है और हीमोफीलिया होता है, और बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम निम्न वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 2014 में। नेक्स्ट है, कौन मई 2021 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी थी? तो भैया उस समय इंजीनियर बनी थी अश्रिता वी ओलेटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नीचे देख लेते हैं। तो ये उच्च पौधे और सूक्ष्म जीव जैसे रसायनों, बैक्टीरिया, शैवाल, ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी जीव हैं। प्रकाश संश्लेषण जीव केवल प्रकाश में ही श्वसन नहीं करते, बल्कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के प्रकाश में श्वसन करते हैं। नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन का स्थित रूप होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अमोनियम का ऑक्सीकरण एनोमॉक्स कहलाता है। इस प्रक्रिया में अमोनियम और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन गैस और जल में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है, समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास व उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। तो ये है समपारिस्थितिकी। तो समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास व उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन समपारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हो गया फिनिश। तो अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा 2021 का पेपर हम करेंगे कल। तो आज हमने 3 पेपर कंप्लीट करे हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। तो हम एक दिन में 3 पेपर लगा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। 3 वीडियो आते हैं दिन में आपके, सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 6 बजे, और तीनों में ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है अब, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।